डॉक्टर नीरजा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। आज मैं आपको प्रभु जाति एवं ग्रामीण गुटबंदी के बारे में जानकारी दूंगी। अगर हम भारतीय ग्रामीण समाजों की जो सामाजिक संगठन है उसके बारे में की व्यवस्था देखें और उनमें परिवार बर्तनों का अगर हम अध्ययन करते हैं तो उसमें कई प्रकार से हम अध्ययन कर सकते हैं। इसमें भारतीय का ग्रामीण समाज की संरचना है, उसका प्रमुख आधार जो है जाति व्यवस्था भी है। जातियों में आर्थिक उच्चता व निम्नता, भूस्वामित्व और भूमि के असमान वितरण के अनुसार जो है वो उनका स्टेटस निर्धारित किया जाता है। ग्रामीण सामाजिक संगठन के अध्ययन के आधार है प्रभु जाति एवं गुटबंदी। प्रभु जाति वह जाति जो संख्यात्मक आधार पर गांव में शक्तिशाली हो और आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से अपने प्रभाव का प्रयोग करती हो, ऐसी जाति को हम प्रभु जाति कहते हैं या वह प्रभु जाति हो सकती है। प्रभु जाति के जो निर्धारक तत्व हैं वो है आर्थिक संपन्नता, राजनीतिक सत्ता, संख्यात्मक बाहुल्य, उच्च अनुष्ठानिक परिस्थिति और शिक्षा। आर्थिक संपन्नता स्वाभाविक है, ग्राम में जो है वो अगर देखें हम गाँव में तो रोजगार का जो मुख्य साधन है वो है कृषि। तो जब कृषि तो गांव में वही व्यक्ति संपन्न होगा जिसके पास अधिक कृषि भूमि होगी। तो आर्थिक रूप से संपन्न अधिक कृषि भूमि वाले लोग जातियां जो है वो आर्थिक संपन्नता से युक्त होती है। फिर दूसरा है राजनीतिक सत्ता, और अधिकांशतः जो है वो प्राचीन काल से ही ऐसा चला आ रहा है कि जो आर्थिक रूप से सबल होते हैं उन और जो संख्या में ज़्यादा होते हैं, स्वाभाविक रूप से गांव के पूरे मतलब की व्यवस्था में उनका वर्चस्व रहता है। तो राजनीतिक सत्ता भी अधिकांशतः उन जो संख्या में ज़्यादा होते हैं उनके पास ही होती है। संख्यात्मक बाहुल्य प्राचीन समय से चली आ रही जो परंपरा राजनीतिक सत्ता वाली कि भाई जो संख्या में अधिक होंगे उनकी ही जो है बहुल्यता से जो है वो प्रभु जाति का निर्धारण होगा। तो अगर एक रूप में हम देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि वर्तमान समय में प्रजातंत्र में भी जो है जो इसकी संख्यात्मक बहुलता होती है वही जो है वो राज्य करता है या शासन करता है। फिर उच्च अनुष्ठानिक परिस्थिति। उच्च अनुष्ठानिक परिस्थिति से क्यों प्राचीन समय में हमारे यहाँ पे समाज को 4 वर्गों में विभाजित किया गया था वर्ण के आधार पे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन धीरे धीरे इस वर्ण व्यवस्था ने जो कि कर्म पे आधारित थी, धीरे धीरे इस वर्ण व्यवस्था ने कर्म के आधार पे जन्म का रूप ले लिया और वह जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई। तो उसमें मतलब कि वर्तमान समय में भी ब्राह्मणों को सर्वोच्च माना जाता है, लेकिन और उसके बाद में क्षत्रिय और फिर वैश्य और फिर शूद्र आते हैं। तो जिसके पास आर्थिक संपन्नता हो और वो समाज में जो है उच्च जाति का हो, उसकी परिस्थिति के अनुसार जो है वो सब ग्रामीण समाज में प्रभुत्व रखने की क्षमता रखता है। फिर शिक्षा, जिनको शिक्षा का अवसर मिला है, जो शिक्षित हैं वो अन्य लोगों पे, अन्य अशिक्षितों पे अपना मतलब कि शासन कर सकते हैं। फिर है ग्रामीण गुटबंदी। ग्रामीण समुदाय में विद्यमान संघर्ष के समूह जो है वो गुट कहलाते हैं। क्योंकि किसी भी गांव में अगर कोई एक समूह अपना वर्चस्व जमाना चाहता है तो दूसरा समूह उसके अपोजिट होगा और वो भी जो है वो अपना वर्चस्व जमाना चाहेगा। इस प्रकार से 2 या 2 से अधिक गुट जो हैं प्रत्येक गांव में हमें देखने को मिलते हैं, जो कि आपस में जो है वो संघर्ष अपने वर्चस्व के लिए संघर्षरत रहते हैं। और यही जो है संघर्ष गुट जो हैं वो गुटबंदी का निर्माण या गुटबंदी का उद्भव करते हैं। ग्रामीण गुट की जो विशेषताएं हैं वो है छोटा आकार, सार्वभौमिकता, ऐच्छिक सदस्यता, सामान्य उद्देश्य, सामाजिक समूह और विशिष्ट परिस्थिति में निर्माण। क्योंकि गांव में जनसंख्या कम होती है तो स्वाभाविक रूप से जहाँ जनसंख्या कम होगी तो वहाँ पे जो है लोग भी कम होंगे, तो गुटों की का आकार भी कैसा होगा, छोटा होगा। और सार्वभौमिकता के रूप में हमें कह सकते हैं सारे संसार में जो है वो हमें गुटबंदी देखने को मिलती है किसी ना किसी रूप में, या हर गांव में देखने को मिलती है। ये सार्वभौमिकता है। ऐच्छिक सदस्य
किसी गुट का कोई सदस्य जो है मतलब एक बार हो सकता है, दूसरी बार नहीं भी हो सकता, ये उसकी इच्छा पे आधारित है कि वो किस गुट में रहेगा। या कई लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी भी गुट में सदस्यता नहीं ग्रहण करते हैं। फिर सामान्य उद्देश्य, अधिकांशतः एक गुट के सभी लोगों का उद्देश्य जो है वो सामान्य होता है। वो कभी भी जो है वो अपने हितों को लेकर ही अधिकांशतः वो एक ही ग्रुप का निर्माण करते हैं। फिर सामाजिक समूह, क्योंकि उसमें अलग अलग समूह के सदस्य होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं, तो वो सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। विशिष्ट परिस्थिति में ही इन गुटों का निर्माण होता है। गुट के स्थायित्व का आधार, संगठन, आत्मनिर्भरता और आर्थिक संपन्नता। संगठन कितना मजबूत है, उसको गुट को निर्माण करने वाले लोग कितने जो है वो प्रभावशाली हैं, ये इस पे डिपेंड करता है। अधिकांशतः सभी गुट जो है वो आत्मनिर्भर होते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं और आर्थिक रूप से संपन्न भी होते हैं, तभी वो गुट को चला सकते हैं। फिर है गुट निर्माण के कारण, भूमि के उत्तराधिकार पर विवाद, पुत्र गोद लेने का विवाद, सिंचाई और मकान संपत्ति का विवाद, यौन संबंधी विवाद, हिंसा हत्या संबंधी विवाद और अंतरजातीय विवाद। सबसे पहले अधिकांशतः गुटों में दो या दो से अधिक जो गुट होते हैं उनमें भूमि के उत्तराधिकार पर विवाद हमें देखना है। कई बार एक ही परिवार में भी एक से अधिक गुट देखे जाते हैं और उसका मुख्य कारण होता है संपत्ति विवाद, क्योंकि भूमि अधिक से हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसे अधिक से अधिक भूमि प्राप्त हो। पुत्र गोद लेने का विवाद, जैसा नाम से ही लग रहा है, कई बार ऐसे परिवार भी हमें देखने को मिलते हैं जहाँ पे क्योंकि अधिकांशतः ग्रामीण परिवार हमें संयुक्त परिवार देखने को मिलते हैं, तो परिवार के किसी सदस्य के दंपति के पास कोई पुत्र नहीं होता है, कोई संतान नहीं होती है या केवल पुत्रियाँ होती है, तो परिवार के अन्य सदस्य ये प्रयास करते हैं कि उनके पुत्र को गोद लिया जाए, जिससे कि उस दंपति की सारी संपत्ति जो है उनके बाद में उन्हें प्राप्त हो। तो इस पर भी कई बार हमें विवाद देखने को मिलते हैं। सिंचाई और मकान संपत्ति का विवाद, पास पास खेत होने के कारण और जब नहर में से पानी आता है और वो निश्चित लिमिट में पानी मिलता है, तो कई बार जो है जो पहले जिनका खेत होता है वो अपने खेतों में सिंचाई के लिए ज़्यादा पानी ले लेते हैं, इसके लिए भी कई बार विवाद होता है। दूसरा, मकान और संपत्ति संबंधी विवाद भी हमें देखने को मिलता है। फिर ये यौन संबंधी विवाद, ग्रामीण समुदाय में कई बार हमें देखने को मिलता है कि स्त्रियों पुरुषों के बीच कई बार स्त्रियों के साथ जो दुर्व्यवहार होता है यौन संबंधी, उसके आधार पर भी कई विवाद देखने को मिलते हैं। हिंसा हत्या संबंधी विवाद, जमीन विवाद या यौन संबंधी विवाद या सिंचाई मकान से किसी भी विवाद में जब एक गुट दूसरे गुट की हत्या कर देता है, तो दूसरा गुट भी उस गुट के किसी एक सदस्य की हत्या करने को उतारू हो जाता है। और कई बार आपस में अपने विवाद में अपने वर्चस्व को जमाने के लिए उनमें हमें कई बार हिंसा भी देखने को मिलती है। फिर अंतरजातीय विवाद, क्योंकि गांव में एक से अधिक जातियाँ निवास करती है और उनमें उच्चता और निम्नता की भावना ज़्यादा होती है, तो इस प्रकार के अंतर्जातीय विवाद भी हमें देखने को मिलते हैं। गुट संबंधों की प्रकृति, आंतरिक गुट संबंध और अंतर गुट संबंध। आंतरिक गुट संबंध यानी गुट के सदस्य का आपस में एक दूसरे से कैसे संबंध है, वो सब एक मत होते हैं उस विषय पे जिस विषय पे उनका ग्रुप बना होता है। अंतर्गुट संबंध, जब गांव में दो या दो से अधिक ग्रुप होते हैं, तो कई बार हमें ऐसा देखने को मिलता है कि एक ग्रुप जो है गुट जो है वो मतलब कि दो गुटों के जब हित समान होते हैं, तो वो तीसरे गुट के विरोध में अपने एक आपस में आपसी संबंध स्थापित कर लेते हैं। भारतीय गुट समाज के लक्षण है, सामाजिक तथ्य के आधार पर है, जातियों में संरक्षण, जजमाती प्रथा का ह्रास, जातियों उपजातियों का विखंडन, हितों की रक्षा, जातियों की धार्मिक उच्चता और जातिवाद। आर्थिक तथ्य के आधार पर हम देखें तो गरीबी, बेरोजगारी, शोषण से सुरक्षा, भूस्वामी एवं भूमिहीनों में संघर्ष, भूमि पर दबाव, आर्थिक निर्भरता। राजनीतिक दलों का प्रवेश, संख्यात्मक बहुलता, प्रजातंत्र, गुप्त मतदान प्रणाली और वयस्क मताधिकार, प्रभुत्व का प्रदत्त की ओर से अर्जित की ओर परिवर्तन।